नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है ये उत्तराखंड प्रदेश की है। उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है उधम सिंह नगर, और इसी जिले का एक थाना है जिसका नाम है बाजपुर। और बाजपुर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है महुआ डाली गांव। इसी महुआ डाली गांव की आज की कहानी है। बहुत ही दुख भरी कहानी है, दिल को दहला देने वाली कहानी है। रिश्ते नातों से संबंधित और रिश्ते नातों के बीच में जो अहम होता है उससे संबंधित। इसी महुआ डाली गांव में एक बेहद खूबसूरत लड़की रहा करती थी अपने परिवार के साथ में। नाम था सोनम। उम्र करीब 20 से 21 साल के बीच। बेहद खूबसूरत थी, घरेलू लड़की थी, गांव की लड़की थी। परिवार में माता पिता और एक भाई जिसका नाम राजीव तोमर, जो उससे 4-5 साल का बड़ा था। वर्तमान में राजीव तोमर की उम्र करीब 24-25 साल के आसपास में। ये सब साथ में रहते थे। सब कुछ, पूरा परिवार खुशहाल परिवार था, मिडिल क्लास परिवार था। सब ठीक ठाक चल रहा था। सोनम भी खुश थी अपने परिजनों के साथ में, परिवार के लोग भी खुश थे। जो माता पिता थे उन्हें अपने बेटे और अपनी बेटी सोनम पे पूरा गर्व था और पूरा विश्वास था कि उनके दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि कितना भी अच्छा लड़का हो या लड़की हो, एक अवस्था, उम्र की एक अवस्था होती है, उसमें सभी के पैर कदम जो होते हैं वो डगमगा ही जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। जो सोनम थी, अच्छी लड़की थी, उस पर सभी को विश्वास था। आसपास के जो लोग थे, परिवार के लोग थे, उनको भी नाज था क्योंकि सोनम इतनी अच्छी थी। अच्छा, एक हिसाब से संस्कार मिला था, संस्कृति मिली हुई थी, बहुत ही अच्छी तरीके से परवरिश उसकी हुई थी और बेहद खूबसूरत। तो व्यक्ति शहर में रहे या गांव में, हर वक्त घर में पुरुष नहीं रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो घरेलू महिलाएं होती हैं वही घर में रहती हैं और पुरुष जो होते हैं वो बाहर काम धंधे के लिए निकल जाते हैं। वो शहर और गांव दोनों में ऐसा अमूमन अक्सर होता है। तो वहां पर भी ऐसे ही था। जब सोनम के पिता और भाई ये दोनों किसी कार्यवश बाहर चले जाते थे तो घर के अंदर जो रोजमर्रा की जरूरतें होती थी वो माँ बेटी मिलकर करती थी, पूरा करती थी, घर का पूरा काम करती थी, घर संभालती थी। लेकिन कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जो बाहर से इंतजाम करना पड़ता है। तो शहर हो या गांव हो, हर जगह आज के डेट में छोटी मोटी दुकानें होती हैं। हर गांव में भी होती हैं। शहर में तो खैर बाजार होता है, वहां होती हैं, गांव में भी दुकानें होती हैं। तो ये जो महुआ डाली गांव था, इस गांव में भी एक दुकान थी। तो जब भी सोनम के घर में, जब उसके पिता या भाई नहीं होते थे और घर के जरूरतों के लिए कोई सामान की आवश्यकता होती थी तो ये गांव के उसी दुकान पर जाती थी और सामान लेके आती थी। हमेशा से ये ऐसा होता था। और गांव में जितने लोग थे सभी के घर में लगभग अमूमन ऐसा ही होता था। लड़की होती थी घर में या लड़का होता था, जाते थे, छोटी मोटी चीजें जो होती थी गांव की दुकान से खरीद लाते थे। बड़ी चीजें तो जो घर के गार्जियन होते हैं वो बड़ी मार्केट या बाजार से खरीद के लाते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को लेके घर के जो छोटे होते हैं, लड़की हो या लड़का, उनको दौड़ा देते हैं। तो सोनम के साथ भी ऐसा ही था। कभी घर पे पिता या भाई नहीं होते थे तो माँ सोनम को भेज देती थी कि बेटा दुकान से ये सामान यानी अमुक सामान ले आओ जरूरत के लिए। वो जाती थी, लेके आती थी। ये निरंतर चलता रहता था काफी दिनों से, यानी जन्म से ही चलता रहता था। जब वो बड़ी हुई थी, अपने हाथ पैर पे हुई थी तभी से। लेकिन अब बड़ी हो गई थी, युवा हो चुकी थी। तो इसी दुकान पर जो है, इसी गांव के पड़ोस में एक दूसरा गांव है। यानी ये जो महुआ डाली गांव है ये एक ग्राम पंचायत था और एक ग्राम पंचायत में कई सारे मजरे होते हैं। तो महुआ डाली गांव ये मेन गांव था जो जिसमें सोनम रहती थी, और इसी के बगल में एक छोटा सा मजरा था
जिसका डिस्टेंस, उस मजरे का डिस्टेंस मुश्किल से 150 से 200 मीटर, यानी बिल्कुल लगा हुआ था, सटा हुआ था। तो इसी यानी दूसरे मजरे का एक लड़का था जिसका नाम था पवन पाल। तो वो भी इस दुकान पे आता था सामान वगैरह खरीदने। तो आते जाते सोनम और जो पवन पाल था लड़का, वो भी युवा था और हैंडसम था, वो भी दिखने में ठीक ठाक था, बातचीत भी अच्छी तरीके से करता था। तो दोनों की उसी दुकान पर जो है मुलाकात होती है, दोनों की आंखें चार हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे इशारों इशारों में दोनों की बातचीत होती है। अपना जो भी होता है, स्माइल होता है, फिर आंखों से इशारे होते हैं। ऐसी सारी चीजें कई बार हुई और इसी प्रकार से होते होते दोनों के बीच में जो है प्रेम हो जाता है। अब प्रेम तो हो जाता है, लेकिन अब चूंकि मामला गांव का था, गांव में ऐसा कुछ अलाउ नहीं है। गांव का जो हमारा समाज है वो अभी इतना एडवांस नहीं है कि लड़का लड़की, एक अजनबी एक लड़का एक अजनबी लड़की एक दूसरे से सरेआम बातचीत कर सके या साथ में घूम टहल सके। इतना एडवांस हमारा अभी ग्रामीण समाज नहीं है, तो वहां पर भी ऐसे नहीं था। तो इन दोनों की जब मुलाकात हो जाती है, आंखें चार हो जाती हैं, इशारों इशारों में बातचीत होने लगती है, दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। तो लोगों की नजरों से छुपते छुपाते ये दोनों एक दूसरे से अपना अपना मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आज के डेट में लड़का हो या लड़की सभी के पास में मोबाइल फोन होता ही होता है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, इन दोनों के पास में भी मोबाइल था। तो दोनों जो है अपना अपना मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर फोन पर दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी जानकारी ना सोनम के परिजनों को होती है, परिवार वालों को हो पाती है, और ना ही जो पवन पाल होता है उसके परिजनों को हो पाती है। यानी ये जो रिलेशन होता है ये शुरू शुरू में बिल्कुल छुपा हुआ रिलेशन होता है, किसी को कोई जानकारी नहीं, सिर्फ दो ही लोगों को जानकारी होती है। हालांकि बाद में इसकी जानकारी सभी को होती है, लेकिन शुरू शुरू में नहीं होती है। अब दोनों की बातचीत जब शुरू हो जाती है तो फोन पर बातचीत होते 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 दोनों के बीच का जो प्रेम होता है वो परवान चढ़ जाता है और उसके बाद फोन पे ही दोनों एक दूसरे से मिलने मिलाने का जो है वादा करते हैं और फिर एक दिन जगह और समय सुनिश्चित करके और फिर जाके वहीं मेल मुलाकात करते हैं। तो ग्रामीण इलाका था, ग्रामीण इलाकों में कोई पिकनिक पॉइंट नहीं होता, लवर पॉइंट नहीं होता, कोई पार्क नहीं होता जहां मिले, बस खेत होता है, सिवान होता है, फसलें होती हैं। लेकिन अब चूंकि ये उत्तराखंड था और उधम सिंह नगर जिला, तो जंगली और पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर बहुत सारे जंगल झाड़ियां छोटे मोटे और इसी के साथ साथ जो नदी और घाटियां होती हैं ये, तो इन्हीं सब जगहों पे जो है इनका मेल मुलाकात जो है शुरू हो जाती है। अब जब मेल मुलाकात शुरू हो जाती है तो फिर धीरे धीरे मिलते जुलते दोनों के बीच में रिलेशन हो जाता है, यानी फिजिकल रिलेशन भी हो जाता है। अब इनका जो रिलेशन होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। किसी को कोई जानकारी नहीं अभी तक, ना सोनम के परिजनों को, ना पवन के परिजनों को, ना आसपास गांव के जो लोग थे उनको कोई जानकारी थी। बस छुपे रुस्तम में इनका ये रिलेशन आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच एक दिन की बात है, इन दोनों को मिलते हुए किसी व्यक्ति ने देख लिया, गांव के ही किसी व्यक्ति ने देख लिया। अब देख लिया तो फिर इसका खुलासा हो गया। अब खुलासा हुआ तो ये खबर जो सोनम के परिजन थे उन तक पहुंच गई, उधर पवन पाल था उसके घर तक पहुंच गई। अब जब दोनों के परिवार में ये खबर पहुंच गई तो फिर तो दोनों परिवारों में एक हिसाब से भूचाल आ गया, खासकर सोनम के परिजनों में, क्योंकि वो लड़की थी तो उसके परिवार में भूचाल आ गया। क्योंकि जिस लड़की पे, जिस सोनम पे अटूट विश्वास था लोगों का, परिजनों का, आसपास के लोगों का, वो विश्वास पूरी तरह से एकाएक टूट चुका था। अब करें तो क्या करें। अब ये जानकारी सबको हो चुकी थी और ये जो रिलेशन था दोनों कास्ट डिफरेंट था, क्योंकि ये तोमर थे और वो पाल था। पाल मतलब ये दलित बिरादरी में आते हैं, जिसे गड़रिया कहा जाता है, जो छोटी जाति मानी जाती है हमारे समाज के हिसाब से। और जो
तोमर होते हैं ये उच्च जाति में माने जाते हैं, यानी संभवतः, यानी कंफर्म तो नहीं हूं मैं, लेकिन क्षत्रिय बिरादरी में आते हैं, यानी ऊंची जाति जिसे कहते हैं। तो इसलिए इस रिलेशन को लेके जो सोनम के परिजन थे कुछ ज्यादा ही खफा हुए। जो सोनम के माता पिता थे, वो जो नातेदार रिश्तेदार थे, वो जो आस पास के लोग थे, वो सबके सब सोनम पे दबाव बनाने लगे इस रिलेशन को तोड़ने के लिए। और इसी के साथ साथ जो सोनम का भाई था राजीव तोमर, जो बड़ा भाई था, तो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, ऐसे कोई मामले आते हैं सामने तो उसे बहुत ही ठंडे दिमाग से उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लेकिन घर का कोई युवा होता है तो उसकी जो खून होते हैं वो हीरो लेने लगते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही वो आक्रामक हो जाता है। तो जो राजीव तोमर था ये भी आक्रामक हो गया, यानी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो ज्यादा ही उधम मचाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग थे, नातेदार रिश्तेदारी के लोग थे, आस पड़ोस के लोग थे, वो राजीव को समझाते हैं, बुझाते हैं, किसी तरीके से उसे ठंडा करते हैं, क्योंकि वो सोनम को जो है मौत के घाट उतारने का प्लान बना चुका था। यानी राजीव तोमर जो भाई था वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकने के मूड में था, वो नहीं बर्दाश्त करना चाहता था, क्योंकि ज्यादा बड़ा झटका लग गया था। सामाजिक बहुत ज्यादा जगहसाई हो रही थी, सामाजिक बुराई हो रही थी, यहाँ जाति का डिफरेंट भी था। लोग ये भी ताने मार रहे थे कि उसकी बहन एक छोटी जाति के लड़के के साथ में जो है रिलेशन में आ गई। ये बहुत सारी एक सामाजिक जो क्राइटेरिया होता है लोगों के बीच में होता है, उसके साथ भी यही सही था। इधर जो पवनपाल था उसके परिजन जो थे वो भी पवनपाल पे दबाव बना रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे, समझा रहे थे रिलेशन तोड़ने के लिए, क्योंकि उनको भी ये फील था कि डिफरेंट जाति का मामला है, आगे चल के ये बहुत बड़ा एक भयावह रूप ले सकता है, यानी सामाजिक भेदभाव का भयावह रूप ले सकता है। ये पवनपाल के परिजनों को भी पता था, इसीलिए वो भी एक हिसाब से डरे थे, सहमे थे और समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उधर पवनपाल जो था उसके परिजन जो डरा रहे थे, धमका रहे थे, समझा रहे थे, उसका असर पवनपाल पे नहीं पड़ रहा था। और दूसरी तरफ जो सोनम थी उसके परिजन जो उसे समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे थे, उसे रोक रहे थे, टोक रहे थे और अच्छा बुरा जो भी था बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। दोनों एक दूसरे से अटूट बंधन में एक हिसाब से बंध चुके थे, अटूट प्रेम के बंधन में बंध चुके थे। वो बिल्कुल एक दूसरे को भूलने का और छोड़ने का कोई इरादा उनके अंदर नहीं आ रहा था। जो बोल रहे थे बोलते रहते थे, इनको जो करना होता था या सोचना होता था वो सोचते रहते थे। सोनम और पवन ये दोनों एक हिसाब से, इन दोनों के बीच का जो प्रेम था, जैसे होता है कि ये दो जिस्म एक जान, इस प्रकार से हो चुका था। तो ऐसा ही था, दोनों को अपने अपने परिजनों की बातें जरा भी उसकी परवाह नहीं हो रही थी और निरंतर इन दोनों की फोन पे बातचीत होती रहती थी। और इसी के साथ जो सोनम के घर में जो होता था वो सोनम फोन करके पवन को बताती थी, पवन के घर में जो होता था इस सिलसिले में, इस मामले को लेके वो पवन फोन करके सोनम को बताता था। दोनों परेशान भी थे लेकिन एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे या उसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे। अब इसी प्रकार से समय आगे बढ़ता गया। इधर सोनम के जो परिजन थे इनकी बहुत ज्यादा सामाजिक बुराई हो चुकी थी, तो आनन फानन में जो है ये सोनम की शादी तय कर देते हैं। अब सोनम की जब शादी तय हो जाती है तो सोनम ये बात अपने प्रेमी जो पवनपाल होता है उसको बताती है फोन पर कि मेरी परिवार के लोग शादी तय कर चुके हैं और शादी मैं करूंगी नहीं, क्योंकि शादी मैं तुम्हारे ही साथ करूंगी, क्योंकि आगे का जीवन तुम्हारे साथ ही बिताना है, तुमसे ही मैं प्रेम करती हूँ। और ऐसा करो कि अगर बातचीत से हम दोनों की शादी तो हो नहीं पाएगी तो चलो हम लोग कहीं घर छोड़कर भाग चलते हैं और आराम से दोनों लोग रहेंगे बाहर कहीं। ये बातचीत हो जाती है। अब जो पवनपाल होता है सोनम की इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और वो भी ये प्लान बना लेता है, इरादा बना लेता है कि सोनम को लेके वो कहीं भाग जाएगा, दूसरी जगह भाग जाएगा।
और वहीं पे शादी करके वहीं पर जीवन बिताएगा, जो भी मजदूरी मेहनत करता है, क्योंकि दोनों मिडिल क्लास परिवार से थे। बल्कि पवन पाल जो था वो गरीब परिवार का था। लेकिन सोनम जब ये बात बोलती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो ठीक है, शादी तुम्हारी दूसरी जगह तय कर दी है तो तय कर देने दो, शादी नहीं होगी उससे पहले ही हम लोग निकल लेंगे। और ऐसा ही हुआ। जिस दिन ये जब शादी वगैरह तय होती है तो एक रस्म है, लड़का लड़की का दिखाई ऐसा होता है, जिसमें दोनों पक्ष के नातेदार रिश्तेदार लड़का लड़की एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गुण दोष निकालने का प्रयास करते हैं। इसी में जो भी होना होता है होता है। तो जिस दिन सोनम की दिखाई थी, लड़के वाले आने वाले थे, उससे 2 दिन पहले सोनम अपने प्रेमी पवन पाल के साथ घर छोड़कर भाग जाती है। अब ये जब घर छोड़कर भाग जाती है तो जो तोमर परिवार था उसमें तो बिल्कुल एक हिसाब से जैसे भूचाल आ जाता है, सब कुछ खत्म जैसा हो जाता है, क्योंकि समाज में पहले ही बहुत ज्यादा थू-थू हो चुकी थी, एक नई समस्या और आ चुकी थी। लेकिन अब करें तो क्या करें, समस्या तो थी ही। अब जब सोनम घर छोड़ के चली जाती है तो परिजनों को पता चल जाता है कि पवन के साथ ही में ही गई हुई है। तो सोनम के माता पिता और सोनम के बहन की एक लड़की भांजी, ये 3 लोग पवन पाल के घर जाते हैं। वहां जब जाते हैं, परिजनों से बातचीत करते हैं तो परिजन यही बताते हैं, क्योंकि सोनम और पवन ये दोनों घर पर नहीं होते हैं, तो पवन पाल के परिजन यही बताते हैं कि पवन 2 दिन से घर पर आया ही नहीं है, पता नहीं कहां चला गया है। अब इधर सोनम तो गई ही थी, अब ये समझ जाते हैं कि वो दोनों लोग घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। अब करें तो क्या करें, वापस लौट आते हैं। जो रिश्ता आने वाला था सोनम को देखने, उसको अपना मना कर देते हैं, नहीं आने के लिए कहते हैं। और जो समाज में सोनम के जाने के बाद जिल्लत की जिंदगी जीना था वो तो जी ही रहे थे, लेकिन अब करें तो क्या करें, जान तो निकल नहीं रही थी, अगर निकलने वाली होती तो निकाल भी देते, ऐसी स्थिति आ चुकी थी। लेकिन अब करें तो क्या करें। अब इधर जो अपना सोनम का भाई था राजीव तोमर, ये पहले तो लोग बातचीत किए थे तो ठंडा पड़ गया था, लेकिन अब फिर से ये अपने रूप में आ गया और तमतमा उठा, और इसने ये कंफर्म कर दिया कि जिस दिन सोनम और अपना पवन पाल जिस दिन उसे दिख गए उसी दिन उनकी हत्या कर देगा। ये कंफर्म कर देता है, अपने परिवार से बता देता है, नातेदार रिश्तेदार से बता देता है, आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उनको बता देता है। और उसके बाद शांतपूर्वक अपने घर पर बैठ जाता है। जो काम धंधा होता है वो अपना काम धंधा करता रहता है। अब करीब इस मामले को जो है करीब 1 हफ्ता बीत जाता है, यानी सोनम और पवन पाल को घर छोड़े करीब 1 हफ्ता बीत जाता है। तो ये दोनों वापस तो नहीं आते हैं, लेकिन संदेशा इनका आता है कि दोनों शादी कर चुके हैं। अब ये जानकारी सोनम के परिजनों को होती है, उधर पवन पाल के परिजनों को होती है। अब दोनों लोग करें तो क्या करें, शांत हो जाते हैं कि जब शादी कर ही लिए तो क्या कर सकते हैं, जाने दो, रहने दो जैसा रहना है। करीब 2 महीने तक ये दोनों लोग बाहर ही साथ में रहते हैं। उसके बाद मामला ये धीरे धीरे जब शांति हो जाता है तो पवन पाल सोनम को लेकर अपने घर आता है। यहाँ अपना महुआ डाली गांव जहां पे उसका घर था वहां आता है और रहने लगता है। अब चूंकि जो सोनम का गांव था उससे बगल में ही, यानी जैसे बताया 150-200 मीटर की दूरी पर ही था, तो इसका जो घर था पवन पाल का, वो जो ये महुआ डाली गांव था सोनम का घर, इससे गांव से जब बाहर निकलते तो सामने ही 200 मीटर की दूरी पे गांव था, तो आगे ही दूसरे गांव में आगे ही पवन पाल का घर था, बिल्कुल सामने दिखाई देता था। इस प्रकार से उसका घर था। अब समय आगे धीरे धीरे बीत रहा था, आके ये दोनों लोग घर पे रह रहे थे और करीब करीब इस मामले को 10 महीना बीत चुका, यानी सोनम और पवन पाल की शादी को 10 महीना बीत चुका। उसके बाद सोनम प्रेग्नेंट भी हो गई, यानी गर्भवती भी हो गई। अब इधर जो सोनम का भाई था राजीव तोमर, ये तो पहले ही कंफर्म कर चुका था, सबको बता चुका था कि जिस दिन पवन पाल और सोनम हमें दिख गए उसी दिन जान से मार देंगे, उनकी हत्या कर देंगे। अब मामला बिल्कुल शांत हो चुका था, मामला 10 महीना हो चुका था। अब इधर सोनम और पवन ये पूरी तरह निश्चिंत हो चुके थे।
तो एक दिन की बात है, अभी जल्द ही, यानी 3 सितंबर की बात है, 3 सितंबर 2024 की बात है, यानी आज से करीब 8-9 दिन पहले की बात है। जो महुआ डी गांव में, डॉली गांव में, जहां पे सोनम पहले सामान खरीदने जाती थी और पवनपाल भी आता था, दोनों की पहली मुलाकात जिस दुकान पे हुई थी, 3 सितंबर को वही करीब 3 बजे के आसपास में पवनपाल इसी दुकान पे आया हुआ था और उसी समय राजीव तोमर, सोनम का भाई, भी दुकान पे पहुंचा। अचानक इसने पवन को देख लिया। अब पवन को देखते ही इसको जैसे आग लग गई, खून इसका खौल उठा, ये भाग के अपने घर पे जाता है। अपना राजू तोमर वहां से तमंचा लेता है, कारतूस उठाता है और सीधा दुकान पे पहुंचता है। यहां दुकान पे आके देखता है तब तक जो पवनपाल था वो वहां से जा चुका था, गायब हो चुका था। अब ये पागलों के जैसा पूरे गांव में पवन को ढूंढने का प्रयास करता है, ढूंढता है, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। गांव से बाहर निकल के जाता है, सामने देखता है जहां पवनपाल का घर था वो तो दिखाई देता है, तो पवन तो कहीं दिखाई नहीं देता है। पवनपाल के घर से सोनम एक छोटी सी बच्ची के साथ बाहर, हाथ में एक पानी होता है, शौच को जाने के लिए जो पानी होता है, डिब्बे में पानी लटका के एक छोटी बच्ची को साथ में लेके खेत की तरफ जा रही थी। अब जैसे सोनम पे नजर इसकी पड़ती है, अपना राजू तोमर की, यह भी किसी तरीके से तरकीब लगा के उसके पीछे पीछे उसी खेत में जाके पहुंच जाता है जहां पर सोनम शौच के लिए गई थी। और वहां जब पहुंचता है तो तत्काल वहां पहुंचते ही सोनम के सामने अपना तमंचा निकाल देता है। अब इसका रौद्र रूप देखकर सोनम डर जाती है और राजीव के सामने वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और बताती है, छोटी बहन थी, कि भैया मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूं, यानी गर्भवती हूं, मुझसे गलती हुई है, हमें माफ कर दो, अब हमें चैन सुकून से जीने दो, मेरे पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा है, उसे भी पलने दो, मुझे मारो मत। काफी रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन राजीव तोमर पे तो एक जुनून चढ़ा हुआ था, उसके सर पे खून सवार था और बहन के इस बात पर राजीव तोमर को जरा भी दया नहीं आई और फिर राजीव तोमर सोनम को उसी खेत में उठा के पटक देता है और उसके सीने पे चढ़ जाता है और सीने में उसी तमंचा से गोली दाग देता है और सोनम की मौत हो जाती है। वो जो छोटी बच्ची थी, 9 साल की थी, जो सोनम के ननद की बेटी थी, नाम था निशा, 9 साल की उम्र थी, वो सब कुछ देख रही थी, वो कुछ समझ रही थी, लेकिन डर के मारे वो चुपचाप वहीं पे छुप गई थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि कोई भी डर जाएगा, वो छोटी सी बच्ची थी। अब ये जो राजीव तोमर था, ये सोनम को मारने के बाद ये डर के भागता नहीं है, ये सीधा पवनपाल की हत्या करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। गांव में उसके घर पहुंचता है तो पवन घर पर नहीं मिलता है। अब जब वो घर पे नहीं मिलता है तो इसके हाथ में तमंचा था, पवन के घर के बाहर खड़ा होके एक हवाई फायर करता है और हवाई फायर करके वहां से फरार हो जाता है। अब गोली दगने की आवाज सुन के जो गांव के लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, पूरा हड़कंप मच जाता है। सब तुरंत पवनपाल के घर के सामने इकट्ठा होते हैं कि किसने गोली दागी, तो तुरंत पता चल जाता है कि राजू तोमर यानी सोनम के भाई ने ये जो है गोली दागी है। तब तक वो 9 साल की बच्ची जो निशा थी, सोनम के साथ गई थी, वो भी रोती चिल्लाती लोगों के बीच में आती है, घर पर आती है, बताती है कि मामी का जो है उसके भाई राजू तोमर ने गोली मार दिया, हत्या कर दिया, वो मर गई। ये बात बताते ही पूरा कोहराम मच जाता है। पवनपाल, उनकी जो परिजन होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वो गांव के लोग होते हैं, सबके सब उस खेत की तरफ भागते हैं, वहां जाते हैं, देखते हैं सोनम लहूलुहान अवस्था में उसी खेत में मृत पड़ी होती है। अब तत्काल चीख पुकार मच जाती है, रोना चिल्लाना शुरू हो जाता है। तुरंत फोन करते हैं पुलिस को, सूचना पाकर घटनास्थल पर कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस पहुंच जाती है, यहाँ बाजपुर थाना की। अब पुलिस वहां पहुंचती है, मौके पे अपना जो भी मुआयना करना होता है करते हैं। लोग रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, कुछ लोग गुस्से में होते हैं, सबको पुलिस अपना ढांढस बंधाती है, शांति करती है। उसके बाद स्थानीय स्तर पर जो भी कागजी कार्रवाई होती है
उसे करने के बाद, यानी पंचनामा वगैरह करने के बाद सोनम की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसके बाद में फिर पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है और साथ साथ जो आरोपी होता है राजू तोमर, इसकी गिरफ्तारी के लिए कसरत करना शुरू कर देती है। अब इधर जो राजू तोमर था, ये सोनम को मारने के बाद राजू अपना पवन पाल के घर पर गया था, हवाई फायर किया था और वहां से जब वो निकला तो घर पर अपने नहीं गया, उत्तर प्रदेश भाग आया। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश भाग आया। उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर, रामपुर चला आया, यहां चला आया। इधर पुलिस, उधमपुर की जो पुलिस थी, बाजपुर थाना की पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी हो चुकी थी कि प्रेम प्रसंग से संबंधित मामला था, इसीलिए यह घटना घटी है। एक भाई ने ही अपने बहन को मार दिया, बहनोई को भी मारने वाला था और भी मारने वाला है, उसके सर पे खून सवार है पवन पाल की हत्या का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो स्थानीय पुलिस थी वो पवन पाल के घर के आसपास में पुलिस तैनात कर चुकी थी एहतियातन, कि कभी भी अपना जो राजू तोमर था उसके सिर पे खून सवार था पवन की हत्या का, जो अपनी बहन को नहीं बख्शा तो बहनोई को क्यों बख्शता, उसके सर पे खून सवार था। तो पुलिस पवन की सुरक्षा के लिए वहां आसपास में जो है पुलिस भारी मात्रा में तैनात कर दिया। अब इधर पुलिस अपना ड्यूटी करने लगी और दूसरी टीम राजू तोमर की गिरफ्तारी के लिए कसरत करने लगी, भाग दौड़ करने लगी। जो पुलिस के मुखबिर होते हैं उसे तैनात कर दिया, अलग अलग टीम तैनात कर दिया, अलग अलग दबिश देना शुरू कर दिए। जहां जहां लगा पुलिस को यहाँ राजू तोमर जा सकता है वहां वहां दबिश देने लगी, लेकिन राजू तोमर कहीं भी पुलिस को नहीं मिला। तो 4 दिन के बाद मुखबिरों के माध्यम से पुलिस को सूचना मिलती है कि राजू तोमर बहुत गुस्से में है और वो पवन पाल की हत्या करने के लिए वापस उधमपुर आ रहा है, महुआ डाली गांव आ रहा है। अब ये सूचना जैसे मिलती है पुलिस को, पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है और फिर वहीं पर उधमपुर जिले में ही एक जगह है जिसका नाम है सुल्तानपुर पट्टी, जो मानकी घाट के इलाके में पड़ता है। यहीं पर पुलिस सक्रिय थी, नाकेबंदी करके रखी हुई थी। यहीं पर राजू तोमर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। उसके बाद पुलिस राजू तोमर को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके थाने लेके आती है, बाजपुर थाना। यहाँ जब पूछताछ करती है तो अपना राजू तोमर इस पूरी घटना क्रम का जो कहानी थी वो पुलिस के सामने बयां कर देता है और इसी के बाद में पुलिस संबंधित धाराओं में, सुसंगत धाराओं में राजू तोमर पर अपना केस दर्ज करके उसे विधिवत गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तारी के बाद उसके पास से 12 बोर का तमंचा और कारतूस भी बरामद करती है और फिर स्थानीय अदालत में उसे पेश करते हैं और वहां से उसे जेल भेज दिया जाता है और पुलिस आगे की जो विधिक कार्रवाई होती है, आगे की जो जांच पड़ताल होती है उसमें जुट जाती है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।